नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है। कांग्रेस ने इतने सारे नाम हटने पर सवाल उठाए हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष का हमला तय था। विपक्ष हमलावर होने को पहले से ही तैयार था और अब लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एसआईआर की लिस्ट आते ही विवादों की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं लौटाए। जो लोग लिस्ट से बाहर रह गए हैं, उन्हें बेवजह दिक्कतें होंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या एसआईआर पर यूपी में अब नए सिरे से विवाद शुरू होगा? कैसे तय होगा कि जो 2.89 करोड़ नाम कटे हैं वो सही कटे हैं, उचित हैं? यूपी की व्यस्क आबादी के हिसाब से वोटर काफी कम आखिर क्यों है? और भी कई दूसरे सवालों पर ताल ठोक कर उठाएंगे सवाल। अपने मेहमानों से पूछेंगे उन सवालों को। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। उनके पास जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश। उसमें 12,55,56,025 मतदाता। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख। जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई, जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है। इसको जांच करानी चाहिए। आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता आज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सुनील सिंह साजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आरएमएल से हमारे साथ प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले सीपी राय साहब, बहुत दिनों के बाद आपको देखा और अच्छा लगा आपको डिबेट में देख करके। तो सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि अभी अजय राय साहब को हम सुन रहे थे इस रिपोर्ट में, हमारे दर्शकों ने भी सुना, उन्होंने जांच की मांग उठा दी है इस पूरी प्रक्रिया पर। सीपी राय साहब, अभी तो ये पहला ड्राफ्ट आया है, अभी इसमें सुधार की भी गुंजाइश है, और 6 फरवरी तक आप इसमें अमेंडमेंट्स के लिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसे ठीक करा सकते हैं। तो फिर अभी से जांच की मांग करके आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो अनुराग, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप मित्र हैं आगरा के। प्रेम शुक्ला जी छोटे भाई, प्रेम शुक्ला जी छोटे भाई है, इनसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। और बाकी सभी साथियों को, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे कुछ दूसरे सवाल है अनुराग जी। अंजलि भारद्वाज ने एक आरटीआई डाला चुनाव आयोग में, और उस आरटीआई को उन्होंने ये पूछा कि मुझे वो पत्रावलियां दिया जाए और उनके कागज दिए जाए जिसके आधार पर एफआईआर का आदेश हुआ है। तो चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव ने उनको जो जवाब दिया, उसमें ये लिखा कि चुनाव आयोग में एसआईआर के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ, उसका कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो पहला सवाल तो यही हो जाता है कि जब चुनाव आयोग का प्रमुख सचिव कह रहा है कि चुनाव आयोग में एसआईआर के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ, उसकी कोई पत्रावली मौजूद नहीं है, तो फिर एसआईआर है क्यों? ये तो नल एंड वाइड है। दूसरा, कपिल सिब्बल साहब जो बहुत विद्वान अधिवक्ता है, उन्होंने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चुनाव आयोग बड़े मास लेवल पर पूरे देश में एसआईआर करा सकता है। उसको सिर्फ इतना अधिकार है, किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए वो छानबीन करा सकता है। तो अगर उसको भी माना जाए उतने बड़े विद्वान अधिवक्ता की बात, तो भी एसआईआर नल एंड वाइड है। पहले तो मैं एसआईआर पे यही सवाल उठा दे रहा हूँ। दूसरा, जो छानबीन की मांग हो रही है, 2.89 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, मृतकों की संख्या भी है। तो वो कौन लोग थे जो इतने दिनों से इसमें लगे हुए थे और कहाँ चले गए? और निश्चित तौर पर जो आबादी है 18 साल से बड़ी वाली, वो सारे लोग उसमें दाखिल नहीं है। तो छानबीन तो उसकी होनी चाहिए। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तो गुंजाइश है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही कह दिया कि 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट रहे हैं और हमारे वोट कट रहे हैं, तो वो अपना वोट को कैसे मान रहे हैं?
क्या वो वोट सचमुच उस तरह के थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, जो नकली थे, और मृतक जो थे वो भी वोट कर रहे थे, या फिर ये सही में अधिकारियों ने जो छानबीन करके किया ये ठीक हो रहा है? ये सारी चीजें अभी छानबीन का विषय है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल अनुराग वही है कि जब SIR नल एंड वाइड है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई पत्रावली नहीं है, तो फिर SIR हो क्यों रही है? ये खुद ही गैर कानूनी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए सीपी राय साहब के सवाल का। हवाला दिया है उन्होंने अंजनी भारद्वाज की RTI का। देखिए, साफ तौर पर SIR करना, मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि नहीं, और मतदाता सूची में सुधार करना ये अगर जो है निर्वाचन आयोग का जिम्मा नहीं तो किसका जिम्मा है? भारत के संविधान ने निर्वाचन आयोग की संकल्पना रखी है कि नहीं रखी है? उस संकल्पना में निर्वाचन कराना उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और निर्वाचन मतदान मतदाता सूची के सीपी राय साहब ने कहा कोई आदेश नहीं था चुनाव आयोग को, तो आप कह रहे हैं कि स्वतः संज्ञान के आधार पर चुनाव आयोग को अधिकार प्राप्त है कि वो SIR की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये कहना है आपका? दोनों बातों में फर्क है। हाँ, ये भाई 1952 में, 57 में, 64 में तमाम जो है SIR हुए हैं। चुनाव सुधारों पर जो बहस संसद में हुई, उस संसद के बहस में ये बातें स्पष्टता से रखी गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, श्रीमान नरसिंह राव के कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये SIR की प्रक्रिया हुई है। तो ये क्या संवैधानिक थी? प्रश्न ये भी पैदा होगा। ऐसे में अगर संविधान सम्मत मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का नहीं तो फिर किसका है? वो कौन सी संस्था है जिसको ये अधिकार है? यह भी आदरणीय CP राय जी ने स्पष्ट करना चाहिए कि भाई किस संस्था ने मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए, और मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतदाता सूची में से मृतकों के नाम काटे जाने चाहिए कि नहीं काटे जाने चाहिए? मतदाता सूची में जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? मतदाता सूची में जो अवैध हैं उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? मतदाता सूची में क्या भारत के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य किसी देश के नागरिकों का नाम शामिल हो सकता है क्या? भारत का संविधान क्या इसकी इजाजत देता है क्या? ये सारे प्रश्न भी है ना अनुराग जी। ठीक है, सीपी राय साहब, जाहिर सी बात है कि आप लगभग 3 करोड़ नाम काटे जाने पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि इनमें से 46 लाख से ज्यादा तो मृतक थे। अगर उनका नाम कट गया, कुछ लाख लोग अब उस पते पर नहीं हैं, जा चुके हैं राज्य छोड़ करके, कुछ वोटर नहीं रहे, तो इन सबको मिलाकर के अगर 3 करोड़ नाम काटे जा रहे और सुधार की गुंजाइश है उसमें, तो फिर इसमें इतना बड़ा शक व शुबा कैसे? इतनी बड़ी प्रक्रिया पर इतना बड़ा सवाल कैसे? अनुराग, मैंने दूसरा सवाल उठाया। हाँ, मैंने हर बार जब चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग से संबंधित लोग जो निचले लेवल के कर्मचारी होते हैं वो हमारे मोहल्लों में और गाँव में आते हैं, और उस वक्त वो चुनाव के लिस्टों की समीक्षा करते हैं। जो मृतक होते हैं उनके नाम काटते हैं, जो नहीं होते हैं उनके नाम काटते हैं, नए नाम 18 साल वाले जोड़ते हैं। ये जब दुनिया के तमाम देशों में कुछ नई सिस्टम है। आपके दर्शकों के लिहाज से मैं बता दूं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में, तमाम देशों में एक सिस्टम यह है कि वहां पर जो ही कोई आबादी में 18 साल का हो जाता है, वो लाइसेंस बनवाता है या कोई भी सरकारी काम करता है, और 18 साल क्योंकि सबके जन्म और मृत्यु का प्रमाण का रजिस्टर मौजूद है, और जन्म भी दर्ज कराना जरूरी है, मृत्यु भी दर्ज कराना जरूरी है वो। और आजकल IT का युग है, तो और अन्य देशों में 18 साल का होते ऑटोमेटिक उनका नाम जुड़ जाता है, और ये वहां पर नगर पालिकाओं के स्तर पर ये सब काम जुड़ा हुआ उन जगहों पर हो रखा है। ऐसा भारत में अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये सवाल तो नहीं उठाया। मैंने सवाल तो ये उठाया कि जब SIR पर कोई पत्रावली नहीं चली, चुनाव आयोग का प्रमुख सचिव कह रहा है कि हमने तो कोई निर्णय ही नहीं लिया, तो फिर ये SIR हो क्यों रही है? ये तो नल एंड वाइड गैर कानूनी है। मैंने सवाल उठाया, अगर पहले SIR हुई थी तो उसकी पत्रावली चली होगी, उसके आदेश हुए होंगे, उस पर तर्क वितर्क हुए होंगे, वो कानून के अंतर्गत हुआ होगा। लेकिन जब चुनाव आयोग का प्रमुख सचिव खुद ही कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई पत्रावली नहीं चली, हमने कोई आदेश नहीं किया, तो फिर ये SIR कौन करा रहा है? वो किसके आदेश से हो रही है? ये बड़ा सवाल है, लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल है। शुक्ला, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? अहम सवाल है, किसके आदेश पर SIR की प्रक्रिया हुई? नहीं, ये निर्वाचन आयोग के, मुझे लगता है SIR पर तो पत्रकार सम्मेलन स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ही किया था। आज भी SIR, आज ड्राफ्ट सूची जो है ये निर्वाचन आयोग के अधिकारी ही ना आपको बता रहे हैं कि कोई अदृश्य लोग बता रहे हैं।
साफ तौर पर यह है कि निर्वाचन आयोग ही मतदाता सूची तैयार करेगा, एसआईआर की प्रक्रिया करेगा, मतदाता सूची का शुद्धिकरण करेगा, मतदाता सूची का ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेगा और अंतिम मतदाता सूची भी निर्वाचन आयोग का ही दायित्व है, वो करेगा। ठीक है, ठीक है। सुनील साजन का मैं रुख करता हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, सीपी जी अपनी बात खत्म कर लीजिए। सीपी राय जी, अपनी बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरी बात का जवाब अभी भी नहीं आ पाया। ठीक है, लेने की कोशिश करेंगे। शादाब चौहान हमारे साथ एमआईएम से हैं। ठीक है, शादाब चौहान जी, पहला ड्राफ्ट आ चुका है एसआईआर की प्रक्रिया का, कोई शक नहीं? शक तो अब पता चलेगा। और आज की स्थिति में भी प्रेम शुक्ला जी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इस ड्राफ्ट में कोई गड़बड़ नहीं है और भारतीय नागरिकों को वोट के अधिकार से शादाब भाई, तभी तो 6 फरवरी तक का वक्त दिया गया कि कोई गड़बड़ हो तो उसे दुरुस्त करा लें। चुनाव आयोग कब कह रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है? वो तो ये कह रहा है कोई गड़बड़ हो तो ठीक करा लें। अनुराग भाई, जब से मोदी जी आए हैं आम जनता लाइन में, हाँ। कभी वोटबंदी की लाइन में है, कभी राशन की लाइन में है, अब वो अपने कागजात पूरे कराने के लिए। तो शादाब भाई, आप क्या चाह रहे हैं? जहां से आप खड़े हो लाइन वहीं से लगे? अरे ये तो सालों की प्रक्रिया है। राशन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, बिजली का बिल चुकाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अब तो काफी कुछ डिजिटलाइज हो गया है वैसे। नहीं, 2026 में पहली बार अब बात करें तो थोड़ा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलिए। नहीं, मैं एक चीज स्पष्टता के साथ कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया से हमें पारदर्शिता चाह रहे थे, हमें ये होना नहीं होने पे हमें सवाल ही नहीं खड़ा किया। हाँ। ये जो समय सीमा कम थी, इस वजह से बहुत से फॉर्म नहीं भरे गए। बताइए, 20% वोटर उड़ गए लगभग। ये कैसा संभव है? और हाँ। 2 करोड़ 17 लाख लोगों को बोला ये स्थानांतरित हो चुके, शिफ्ट हो चुके। मतलब ये है कि जो बड़े वादे थे कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं, या निवेश आ रहा है, ये सब झूठा था, ढकोसला था। यहां से उत्तर प्रदेश से लोग पलायन के लिए महाराष्ट्र, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और बड़े बेंगलुरु जाने पर बाध्य हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, इसीलिए लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये आंकड़ा आज बता रहा है, जो बड़े दावे थे सब के सब खोखले दावे हैं। और हमारा स्पष्ट मानना है कि एसआईआर होना यह गलत नहीं है। जिस प्रकार से समय कम दिया गया, बीएलओज पे अतिरिक्त दबाव था और ट्रेनिंग नहीं दी गई, बीएलओज को ट्रेंड नहीं किया गया चुनाव आयोग द्वारा इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आम नागरिक पे आ गया कि वो वोट के लिए कितने लोगों कहां भ्रष्टाचार। 18% से ज्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं लौटाए, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं वही तो कह रहा हूं, ये बड़ी विडंबना है और उसका कारण चुनाव आयोग के पास भी नहीं है, क्योंकि बीएलओ को एक घर पे 3 बार जाने के लिए बोला गया था। कोई बीएलओ बता दे, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीएलओ घर पे गए ही नहीं है। वो घर पे बैठ गए, जिसको जाने दे दीजिए। तो जो लोग विदेश में नौकरी करते थे, जो लोग महाराष्ट्र में मजदूर नौकरी करते थे, कर्नाटका में करते थे, बेंगलुरु में करते थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इससे मसला नहीं है, वो सब के सब प्रभावित हुए हैं। और लिख लीजिए कि इसमें बहुत बड़ा भी घोल निकलेगा और बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी भारतीय नागरिकों की जो वोट के अधिकार से वंचित हुए हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक वोट के अधिकार से वंचित रहना है और कोई भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और विदेशी कोई वोटर बनकर न रहे। कितने तो ये तो लक्ष्य, इसी लक्ष्य के साथ तो चुनाव आयोग ये प्रक्रिया करवा रहा है, जो लक्ष्य आप तय कर रहे हैं। जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी किस बात की थी? 1 महीने का समय 2 बार एक्सटेंड किया गया और फिर तो मुख्यमंत्री जी भी मैदान में आ गए कि गड़बड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैदान में आना पड़ा, बोला कि लोकसभा सांसद और बीजेपी के विधायकों को बूथ पर बैठना पड़ेगा। मतलब यह है कि मुख्यमंत्री ने भी माना गड़बड़ हुई है। ठीक है, शांतनु गुप्ता, कोई झोल, जैसा शादाब चौहान आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अभी देखिए जांच होगी तो झोल निकलेगा, इसमें आपको नजर आता है इसमें कोई झोल निकलेगा? और सबसे बड़ी बात ये जो बीएलओज की ट्रेनिंग की बात है, ये विपक्ष लगातार उठा रहा है और कई लोगों ने ये शिकायत की कि बीएलओ घर पे आए ही नहीं, या तो उन्होंने फोन पे संपर्क किया वोटर से, या अगर वोटर खुद जागरूक होकर के अपने बीएलओ को फोन करता है तो कहते हैं कि भाई हम यहां बैठे हुए हैं, आकर के अपने डॉक्यूमेंट दे जाइए साइन करके। ये ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। अनुराग भाई, आज की डिबेट को मैं डिबेट की तरह नहीं लूँगा, बहुत गंभीर टॉपिक है। किसी भी देश में इलेक्टोरल रोल और उसका इलेक्शन बहुत ही फंडामेंटल होता है डेमोक्रेसी में। मेरे ख्याल से उसको डिबेट का कारण कोई भी ना बनाए आज डिबेट में, मेरा सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है।
और ये डिबेट और ये जो डिस्कशन है हमारा लोगों को जागरूक करने के लिए होना चाहिए। हर आदमी चाहता है, सपा वाला भी चाहता है कि उसका वोटर आ जाए, भाजपा वाला भी चाहता है, मुख्यमंत्री भी सपा चाहते हैं, वाले तो अखिलेश बांसुरी भी चाहते बजा हैं। बजा के एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे हैं। देखिए आज 6 जनवरी है, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, 1 महीना पूरा है, आप जाके उसको चेक करवा सकते हैं। 12.55 लोगों के नाम आ चुके हैं, करीब 2.89 लोगों के नाम नहीं है, जिसमें से मृत लोग हैं, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरी जगह पे हैं, और जो बड़ी संख्या जिन्होंने फॉर्म नहीं लौटाए हैं, जो एब्सेंट थे अपनी जगह पे, वो चिंता का विषय भी हो सकता है। और वो उन लोगों के लिए भी जो वोटर है भाई उसको भी जागरूक करना चाहिए। केवल सरकार का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वोट डाले, भाई मैं भी जागरूक हूँ। जैसी मुझे न्यूज़ हुई, सबसे पहले मैंने साइट भी सबको पता है voters.eci.gov.in, उस पर जाके अपना एपिक डाल के देखा डाउनलोड हो रहा है कि आज की डेट में मेरा अवेलेबल है, मेरा मिल गया मुझे। अभी मैंने आपको दिखाया भी, मेरे का ऐसा सबको डाउनलोड करके अपना देख लेना चाहिए। चेक अगर आपका 2003 से पहले की लिस्ट में नाम था उसमें चेक कर लीजिए, नहीं तो एप्लीकेशन के स्टेटस में चेक कर लीजिए, नहीं तो डाउनलोड करके देख लीजिए। पहली बात। दूसरी देखिए, और एक और प्रक्रिया बड़ी सुंदर होने वाली है 11 जनवरी को। अभी जो 11 जनवरी आने, उसमें ऐसा मैं मीडिया खबरों में पढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से ईसीआई की भी विज्ञप्ति आ जाएगी कि बीएलओ अपने अपने बूथ पे जाके बैठेंगे सूची लेके, तो वहां जाके भी आप चेक करा सकते हैं। कोई कह सकता है भाई मैं टैक्स सेवी नहीं हूं, मेरे को नहीं आता ऑनलाइन चेक करना। और उसके बाद अगर आपको नया भरना है तो नया, फिर नंबर 6 नाम भर दीजिए। अगर आपको ऐड करवाना है, नाम में कुछ त्रुटि है 7 करवा दीजिए, निवास बदला तो फॉर्म नंबर 8 भर दीजिए। और जहां तक बात रही कि भाई ईसी का मैंडेट नहीं, किसी ने कहा ईसी का मैंडेट ही नहीं, तो फिर कौन चेंज करेगा? रूल है उसका पूरा, उसमें 3 तरह के रिवीजन है। समरी रिवीजन हो सकता है, इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है, स्पेशल रिवीजन हो सकता है। हाँ, उसकी अवधि तय नहीं है कि कब होगा वो ईसी के डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन क्या 20 साल क्या बड़ी अवधि नहीं होती? हम जो अपना सेंसस करते हैं 10-10 साल में करते हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं ठीक से हो पाया, लेकिन 20 साल की अवधि नहीं है। इतने लोग मर चुके हैं, जो लोग मरे आप जाके चेक कर लीजिए। और मेरे ख्याल से हर पार्टी का भी ये दारोमदार होना चाहिए, केवल समाज की रातें नहीं, अपने वोटर को जाके भी जागरूक करो। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने एक तरह से सबको थोड़ा ओज देने के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, भाई तुम्हारा वोट ना कट जाए, चेक कर लो जाके, ऐसा बोला उन्होंने बस। तो मेरे ख्याल से इस डिबेट को थोड़ा गंभीरता से ले, भाई सारा डेटा इंप्रूव होना ही चाहिए, सारे तरह के डेटा इंप्रूव होते हैं। और बीएलओ को बिल्कुल ट्रेनिंग हुई है, बीएलओ के लिए कोई नया काम नहीं है, बीएलओ सब पुराने, उनको पता है क्या करना होता है, बूथ से वो लगे हुए। तो इसमें सब में जुड़िए और देखिए किसका और आप पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी किसी भी बूथ की लिस्ट डाउनलोड कर सकता है। कुछ शादाब भाई कुछ कह रहे हैं, शादाब भाई क्या कह रहे हैं? शांतनु जी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रामपुर और कई जगह पर जो एफआईआर हुई, जब उनके परिवारजनों ने फॉर्म भर दिया, वो लोग विदेश में नौकरी कर रहे थे, उन पे एफआईआर कर दिया गया, तो बीएलओ को जानकारी ही नहीं थी, बीएलओ की मर्जी से हुआ था वो सब कुछ। तो बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं की गई। ये एक टेक्निक, इसमें पहली बार टेक्निकल तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई गई है। उसके लिए डीएम्स को क्या ये निर्देशित नहीं करना चाहिए था कि आप ट्रेन कर दीजिए उनको? बहुत सारे इश्यूज आए सर, एसी के सर लेट मी कंप्लीट। आप सर एसी के कमरे में बैठ करके एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकली, लेकिन ऑन ग्राउंड हम लोगों ने काम किया है। हमारे 5000 वॉलंटियर लगातार कार्य कर रहे थे, जो हमने मैपिंग में फेस किया है कि अगर कोई बहू विवाह होकर के दूसरे जिले से आई है, मैपिंग नहीं हो पा रहा था, और डेटा नॉट फाउंड बता रहा था। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन डेटा नॉट फाउंड बता रहा था सिस्टम। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और तय सीमा थी कि 1 महीना ही होगा, बट और उसके बाद फिर 2 बार एक्सटेंड करना पड़ा। बीएलओ को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, इन कमियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? देखिए, मैं आपको अनुराग भाई ऐसे कई बीएलओ के फोटो वीडियो डाल सकता हूं जिन्होंने पार्टी दी है कि देखो मैंने काम समय पे। देखिए कोई व्यक्ति काम को मुश्किल से लेता है, कोई व्यक्ति काम को आगे बढ़ के लेता है। देखिए आपका ही रूल है, फॉलो करिए ना, बोलने तो दीजिए मुझे। और मैं आपको कई डीएम के फोटो दिखा सकता हूं जिन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग करते हुए कमरों में बहुत सारे फोटो डाले। बीएलओ की बिल्कुल ट्रेनिंग हुई है, क्या पता कुछ बीएलओ को टेक्निक नहीं समझ में आई हो, प्रोसेस नहीं समझ में आया, तो 1 महीने का समय है, वो फिर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इतना उतावला होने की बात नहीं है। आप फिर लगी है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो आपको साधुवाद दूंगा कि आपने बड़ी टीम लगाई, अच्छी बात है। ऐसा सबको करना चाहिए, जो भी चाहे राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, उसको जाके मेक श्योर करना चाहिए कोई भी व्यक्ति छूट तो नहीं गया। अच्छी बात है। ठीक है, अनिल झा साहब का रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। अनिल झा साहब, आप पूरी डिबेट के दौरान मैं देख रहा हूं बड़े मायूस हैं। क्या 27 में आम आदमी पार्टी ने मन बनाया था क्या कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? मतलब इतनी मायूसी क्यों एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आने के बाद आपके चेहरे पर? मैं मानता हूं कि 3 करोड़ लोगों को डिलीशन में एसआईआर के माध्यम से रखा गया, और कुछ ऐसा 1.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो कह रहे हैं कि किसी और राज्य में थे, इस राज्य में चले गए। पहली बात तो चुनाव आयोग से मैं ये समझना चाहता हूँ, एडिशन और डिलीशन का काम तो पूरे साल भर चलता रहता था। लेकिन ये 1.5 करोड़ को जो आपने निकाल दिया है, वो बता दो कहाँ चले गए।
देखिए, हम एसआईआर के माध्यम से बार बार हमारे संजय सिंह जी भी कहते रहे और बिहार चुनाव में कह दिया था, ये एसआईआर का प्रावधान किसी भी संविधान में नहीं है। अगर हो रहा है तो बिहार का चुनाव लिख लो। संजय सिंह जी ने खुलेआम कहा था ये एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। अरे एसआईआर की प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं हो रही अनिल जी। आप कह रहे हैं कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रक्रिया पहली बार। एक बात, छोटी सी बात बोल रहे इस बीच में, ये संविधान ये खत्म कर ले। मैं खुद 7 बार चुनाव लड़ चुका हूं, कई बार से विधायक हूं, मुझे भी इस बात की पूरी जानकारी है। लेकिन एसआईआर का जो सारा लबोलुआब लगाया गया है कि बांग्लादेशी आ गए थे उनको बाहर निकालना है, पाकिस्तानी आ गए थे उनको बाहर निकालना है, भाई सबको निकाल दीजिए आप। लेकिन मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिनको निकाल रहे हैं हमें एक बार बता तो दीजिए कितने लोग बांग्लादेश भेज दिए, कितने लोग पाकिस्तान भेज दिए। अरे जिन्हें निकाला जा रहा है अनिल जी, अगर वो जीवित हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वो खुद चिंता करेंगे इस बात की। उनके लिए बाकायदा प्रक्रिया है, कई बार रिवीजन के लिए उनका प्रावधान है। एसआईआर का मुद्दा जो है इस देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। इसके अंदर आप टारगेट कुछ लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भाजपा का कई बार विधायक रहा हूं, 2 बार भाजपा से विधायक भी रहा हूं। अच्छा। मैं भाजपा में रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी तो नहीं थे उस समय ये तो थे शिवसेना के अंदर। मैं इनसे पुराना भाजपा के अंदर हूं, मैं प्रांतीय मंत्री रहा हूं विद्यार्थी परिषद का, मुझे सारा खेल और कहानी पता है। आप लोग टारगेटेडली कुछ लोगों को जो भाजपा के वोटर नहीं है उन्हें निकालने की पूरी प्रक्रिया ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर के खेल रहे हैं। ये चाहेंगे और हो जाएगी प्रक्रिया। गलत है। नहीं, एक मिनट, बहुत गलत है। एक मिनट, ये आप गलत तथ्य क्यों रख रहे हैं अनिल जी? गलत है, आप गलत तथ्य क्यों रख रहे हैं? आप नहीं, ये टारगेट करके मेरा वोट काट देंगे तो क्या मैं कटने दूंगा अपना वोट? अरे हमारे यहाँ झा साहब है, झा साहब का वोट काटना मुझे डर लग रहा है। तो जाइए ना, अरे मुझे बांग्लादेशी घोषित न कर दे तो वोट, ये को बांग्लादेशी घोषित न कर दे। अरे ऐसे कैसे घोषित कर देंगे? कागज होंगे ना आपके पास, कागज तो होंगे आपके पास। अरे आप अगर बांग्लादेशी नहीं है तो आपके पास इसका सबूत होगा ना, फिर डरने की क्या जरूरत है? फिर डर क्यों रहे हैं कि मुझे बांग्लादेशी घोषित ना कर दें? हम नहीं डर रहे हैं। अंधेर थोड़ा ही है इस देश में, अंधेर थोड़ा ही है इस देश में। लोग अगर बांग्लादेशी हिंदुस्तान में हैं तो ये तो बता दीजिए, 11 साल में इनकी सरकार है, ठीक है, राज्यों में इनकी सरकार है, त्रिपुरा में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। प्रेम शुक्ला घर का भेदी लंका ढा रहा है, घर का भेदी लंका ढा रहा है। कह रहा मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में रहा हूं, मैं जानता हूं ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, मुसलमानों के खिलाफ। अब जो है कुतर्कों का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। अब वो कुछ भी वो मिथ्या आरोप लगा। अनिल आ रहा हूँ। मिथ्या आरोप का तो कोई उत्तर हो नहीं सकते हैं। देखिए, अब आपके सामने ड्राफ्ट सूची है। ड्राफ्ट सूची में अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो शिकायत के निवारण के लिए 1 माह का समय है। आपका नाम गलत तरीके से कटा, अपना नाम जुड़वा लीजिए। आप दस्तावेज ले जाइए, सामने रख दीजिए। निर्वाचन आयोग कैसे आपका नाम काटेगा? और दस्तावेजों के बाद भी काट देते। इस देश में जो है न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप ना निर्वाचन आयोग को मानेंगे ना न्यायिक प्रक्रिया को मानेंगे। आप बीच में बोल रहे हैं, आप आना यहाँ से आप कुतर्क कर रहे हैं। हमारा कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। झा किसी आनंद मोहन झा का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं डर रहे वो बांग्लादेशी घोषित न कर दिया जाए उनको कहीं। सुनिए कैसे बांग्लादेशी घोषित हो जाएंगे? मेरा नाम लिखा है, आपके पास दस्तावेज नहीं है। अब उसको डॉक्यूमेंट इकट्ठे कैसे बांग्लादेशी घोषित हो जाएंगे भाई? एफिडेविट बनाएगा। कमाल है, आप इतने लंबे समय से राजनीति में रहे अनिल, आपको इतनी दिक्कत आ रही है, जबकि हम जैसे आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं है। आप इतनी बार चुनाव लड़े, आपके डॉक्यूमेंट तो ऐसे ही ऑर्डर होंगे। जो राष्ट्रवादी दलित है, जो देश से मोहब्बत करते हैं, बांग्लादेश के नाम पर ये जो सारा का सारा षड्यंत्र कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ क्या बातें मर रहे हैं, उनके लिए तो प्रेम शुक्ला ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। कभी ये बांग्लादेश एम्बेसी पर प्रदर्शन करते नहीं है। यहाँ अब उस पर अलग से बहस कर लेंगे। आप आइए बांग्लादेश की 20% चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करते हैं, केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं जो है। ठीक है, आपके केजरीवाल जी के जो है मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, अनिल जा शांत हो जाइए। अब बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। आपकी चिंता अनर्गल नहीं है, लेकिन आपकी चिंता का समाधान भी मौजूद है इस पैनल के पास। ऐसा नहीं है, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं है। मैं AK वाजपेयी साहब का रुख करूं उससे पहले सुनील साजन हमारे साथ हैं। सुनील साजन जी, अभी अनिल झा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आयोग के साथ मिल करके केवल उन्हीं लोगों के वोट काट रहे हैं जो आपको वोट देते हैं। आपको मतलब समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को। तो क्या आपको भी लगता है कि 46 लाख से ज्यादा मतदाता जो मृत हैं वो अब तक वोट डालते थे तो वो आपका वोट था?
देखिए, जो मृत हैं वो तो उनके नाम कट गए हैं, वो स्वाभाविक है, कट जाने चाहिए। और जो दूसरे राज्यों में अपना वोट बनवा लिए हैं उनका वोट कट जाना चाहिए। ये कोई इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर को समझने के लिए और चुनाव आयोग को समझने के लिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब भी कभी विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर कोई शिकायत दर्ज करते हैं या पत्र लिखते हैं, तो चुनाव आयोग ने कई बार कहा कि आप हमको जब तक एफिडेविट के साथ लिखित में नहीं देंगे, शपथ पत्र के साथ कोई शिकायत नहीं देंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आप सोच लीजिए 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को 2022 के चुनाव की गड़बड़ियों के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को दस्तावेज दिए। चुनाव आयोग ने आज तक, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई टिप्पणी, कोई कार्रवाई, कोई जवाब नहीं। तो ये आरोप तो हम लोग इस आधार पर लगाते हैं कि चुनाव आयोग के दफ्तरों में चीजें कम तय होती हैं, बीजेपी के दफ्तर में ज्यादा तय हो जाती हैं। लेकिन अब एसआईआर में देखिए कि बिहार में एसआईआर कराने के बाद चुनाव हुआ, अगर ऐसा पता लगा था तो 5 लाख प्रवक्ता डुप्लीकेट जाके एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे थे, फिर बहिष्कार कर देते, फिर विरोध करते उस चीज का। जब आपको जब आप इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तय होती हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं, तो फिर आप काहे बांसुरी बजा बजा के फॉर्म भरवा रहे थे? काहे नहीं भरवाएंगे लोकतंत्र में? तो फिर अरे भरवाए हैं बीजेपी से। अब लोकतंत्र आ गया तो फिर यकीन रखिए ना लोकतंत्र पर। सुनील जी देखिए, नहीं, आप चोर को चोर नहीं कहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके घर में उसने चोरी नहीं की। ये कौन सा लॉजिक दे रहे हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर? हम कह रहे हैं हमने शपथ पत्र के साथ 18,000 शिकायतें की हैं। मुझे आपका भी लॉजिक सुनील जी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जब रिवीजन के तमाम चरण हैं, जब आपको शपथ पत्र समझ में नहीं आता, अगर कोई व्यक्ति जीवित है और मृतक है कि उसका नाम कट गया, तो क्या वो अब अगली रिवीजन की प्रक्रिया के तहत अपना नाम नहीं जुड़वा सकता? इसमें दिक्कत क्या, मुझे ये बताइए। अगर नाम काट भी दिया राजनीति के चलते, तो क्या दोबारा नहीं जुड़वाया जा सकता? उसके लिए प्रावधान दिया गया है। ये बात देखिए, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। अरे तो आप प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर कराकर इसी चुनाव आयोग ने बिहार का चुनाव कराया। 5 लाख डुप्लीकेट वोट कैसे निकल आए? बंगाल में खुद बीजेपी परेशान है, उत्तर प्रदेश में हम लोग इनको पिछाड़ दिए हैं, इसलिए इनके मुख्यमंत्री से लेकर इनके लोग परेशान हैं। क्यों तारीखें बढ़ी? हम तो स्वागत करते बिना तारीख बढ़ती, तो क्यों तारीख बढ़ी? क्यों 31 के बजाय आज जारी हुआ? अब इस पर भी अध्ययन करेंगे, सबका आया है कि नहीं आया है। फार्म 6 में भी, फार्म 6 में भी भारतीय जनता पार्टी घपला करना चाह रही, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, सजग हैं, बूथ बूथ पर हैं, तो लड़ने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी को और चुनाव आयोग को ईमानदार कहना, हम तो बेईमान को बेईमान कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे। ठीक है। ए.के. वाजपेयी साहब, बिहार की बात की, अभी आपने देखा सुनील साजन जी ने, उन्होंने कहा कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में चुनाव हुआ और 5 लाख से ज्यादा ऐसे वोट निकले जो डुप्लीकेट थे। ये कैसे हो गया जब प्रक्रिया हो चुकी थी? तो देखिए, टेलीविजन पे आके कुछ भी आरोप लगा देना, कुछ भी कह देना, संवैधानिक संस्थाओं को चोर कह देना, मतलब ये कहाँ की परंपरा आ गई है? आरोप लगाओ, आरोप लगाने का तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक नियम है। अभी सुनील साजन साहब ने कहा कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए। इलेक्शन होने के बाद अगर आप एफिडेविट देंगे, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका उपचार है, और कोई उपचार नहीं है। आप समझदार प्रवक्ता हैं, सारी चीज समझते हैं। एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर आपके पास कोई तथ्य होते, कोई सबूत होते, सुप्रीम कोर्ट फौरन स्ट्रिक डाउन कर देता। सुप्रीम कोर्ट फौरन कहता कि जी एसआईआर नहीं करोगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 में उनको पावर है कराने की, और वो करा रहे। और बिहार का चुनाव उसी एसआईआर के तहत हुआ, उसी में जनता ने मैंडेट दिया। अब आपकी दिक्कत क्या है? एसआईआर में अभी एक महीने का टाइम है, सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट आई है। जिन लोगों के नाम नहीं है, ऑब्जेक्शन फाइल कराए, ठीक करा लें। जिन लोगों के गलती से नाम काट दिए हैं
या जानबूझ के कर दिए हैं, उसको भी जाके ठीक करा लीजिए। मतलब लब्बो लबाब क्या है, आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोग सतर्क नहीं होंगे, आप लोग सिर्फ आरोप लगाएंगे। देखिए बीजेपी फॉर्म में गड़बड़ी करवाने का पूरा षड्यंत्र रच चुकी है, जिसे सुनील साजन होने नहीं देंगे, कह रहे हैं। अरे षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है जब जनता साथ है हमारे। लगातार जनता मैंडेट दे रही है और रूल से काम होता है। माफ करना, इलेक्शन कमीशन 1950 से काम कर रहा है, पूरे विश्व में एग्जाम्पल है, उसका नाम है कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन लगातार सफलतापूर्वक चुनाव कराता आ रहा है। ये है हम लोगों का नाम विश्व में, और ये बदनाम करने पे थोड़े सीपी राय आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जाओगे खाली आरोप। वाजपेयी जी, आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को चोर कह रहे, आरोप लगा रहे हैं। टीएन शेषन को कभी किसी ने चोर नहीं कहा, उन पर तो किसी ने कभी आरोप नहीं लगाया। और भी कई ऐसे चुनाव आयुक्त हुए, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, जिन पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। आखिर इन्हीं लोगों पर क्यों आरोप लग रहा पिछले 2 चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्तों पर? आखिर क्या जरूरत थी मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया बदलने की? क्या जरूरत थी ऐसा कानून लाने की चुनाव आयुक्तों के खिलाफ इनके रिटायर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? इस तरह की इम्यूनिटी देने की इनको क्या जरूरत थी, जो प्रधानमंत्री कोई मौजूद नहीं है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? शक अपने आप हो जाता है। बिहार में 65 लाख वोट करीब कटे, उसमें 80 वो सीटें जिसमें बहुत कम वोट से जीत हार का मार्जिन पिछली बार था, मैक्सिमम वोट उस पर काटे गए। और वो आ ही गया कि 5 लाख वोट वहां डुप्लीकेट निकले, वो तो आ ही गया उस तरह का। तो जब इस तरह की हरकतें होंगी तो शक तो होगा। लेकिन मैंने जो सवाल उठाया था शुरू में, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि जब प्रमुख सचिव चुनाव आयोग ने कहा कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, हमारे यहाँ कोई इस बारे में कोई पत्रावली नहीं चली, तो फिर एसआईआर हो कैसे रही? तो खुद गैर कानूनी है, इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बहस दूसरी तरफ जा रही है। ये पूरा एसआईआर। एक सेकेंड राय साहब, एक सेकेंड, ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में किया गया है कि एसआईआर नहीं किया जा सकता। उसके बाद जुडिशियल मैंडेट है कि ये इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 में पावर है एसआईआर कराने की, और उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन को, एक सेकेंड, कराने का राइट्स है। वाजपेयी जी, इलेक्शन फंड गलत है, इलेक्शन को मिलने वाला फंड गलत है, लेकिन किन लोगों ने गलत फंड दिया उस पर कोई निर्णय नहीं करेंगे हम। कई सारे फैसले आए हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आधा अधूरा फैसला किया, ये गलत है, लेकिन उसके आगे उसके लिए कौन जिम्मेदार, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उस पर मैं जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन ये सारे सवाल मौजूद है इस सरकार के द्वारा। इस सरकार में ये सवाल चुनाव आयोग पर भी और जुडिशरी पर तमाम लोग मौजूद है, और ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या कम से कम लाखों लोगों को कुर्बानी कीजिए, देश तो स्वतंत्र लोकतंत्र कायम हुआ, उसकी हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकतंत्र था तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अभी जांच से पहले राय साहब आपने लोकतंत्र की हत्या बता दिया, अभी तो आप जांच की मांग कर रहे हैं। सीपी राय, अभी तो आप जांच की मांग कर रहे हैं, और जांच से पहले और जांच का नतीजा आने से पहले आपने इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया, घोषित कर दिया। राय साहब देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप जो मर्जी आरोप लगा लीजिए, जो मर्जी आरोप लगा लीजिए, कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा करने के तरीके। लेकिन ये आरोप सवाल अपनी जगह है कि ये एसआईआर गैर कानूनी है। प्रेम शुक्ला जी, सीपी राय एसआईआर को गैर कानूनी बता रहे हैं जी। अब वो कुछ भी कह दें तो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे? मैं गंभीर सवाल उठा रहे हैं, कैसे आप हंसी में डाल सकते? तो आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप है, ये तो गंभीर आरोप है। नहीं, वो स्वयं गंभीर नहीं है। सीपी राय साहब जो हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ये विषय उठाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है और निर्वाचन आयोग एसआईआर करा सकता है। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय को मानूं कि सीपी राय साहब को मानूं? मैं सर्वोच्च न्यायालय को मानने के लिए बाध्य हूं, सीपी राय साहब को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। तो सीपी राय साहब अपना बोलते, अपना जो है डफली पीटते रहे, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिकता का ज्ञान नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को कानून का ज्ञान नहीं है। ऐसा कहना सीपी राय साहब का कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिना कानून समझे, बिना संविधान समझे इस तरह का निर्णय ले लिया कि निर्वाचन आयोग के पास एसआईआर करने का अधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय में बाकायदा इस पर निर्णय हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एसआईआर करने का अधिकार ये निर्वाचन आयोग का है। यह बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सवाल ये है ना प्रेम शुक्ला जी, आरोप तो विपक्ष का ये है कि चुनाव आयोग को अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के एसआईआर करवा रही है। आरोप तो ये है, ये किसने मना किया कि चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है? कुछ भी आरोप लगा, देखिए ऐसा है,
आरोप तो लोगों ने, लालू प्रसाद यादव ने टीएन सेशन में बहुत सारे आरोप लगाए थे। सीपी राय साहब का शायद स्मृति भ्रंश का रोग उम्र के अधिकता कारण हो गया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव और टीएन सेशन के बीच में लंबे समय तक आरोप प्रत्यारोप चले थे और श्रीमान लालू प्रसाद यादव न्यायपालिका की शरण में भी गए थे। और श्रीमान नवीन चावला के बारे में वो किस तरह से निर्वाचन आयोग की बैठकों की असंवैधानिक ढंग से ब्रीफिंग श्रीमती सोनिया गांधी करते थे, ये आरोप उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने लगाया था। तो निर्वाचन आयोग पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के इन आरोपों में अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का उनका जो गठबंधन है, तो आपके पास न्यायपालिका है ना। आप पर अगर निर्वाचन आयोग कोई अन्याय कर रहा है, आपके पास तमाम प्रमाण है, तो निर्वाचन आयोग के उस अन्यायकारी निर्णय के खिलाफ आपको न्यायपालिका जाने से किसने रोका है? ठीक है। बिहार के मामले में इन्होंने दुष्प्रचार किया पूरे जरूरत न्यायपालिका तक वहां पर जाने बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है। गलत तरीके से नौबत न्यायपालिका तक जाने की नहीं मेरी है। बात पूरी हो जाए। अच्छा बोल लीजिए अनुराग जी मेरी बात पूरी हो अच्छा जाए। बात पूरी कीजिए प्रेमी, बात पूरी कीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए। बिहार में निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे लोगों के जो वैध मतदाता थे उनके नाम काट दिए, ऐसा आरोप लगाया गया। निर्वाचन आयोग के पर लगे इस आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय ने बारंबार महीनों तक यह याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप एक वैध मतदाता हमारे सामने ले आइए जिसका नाम गलत तरीके से कट गया हो। नहीं ले जा सके, यानी ये सिद्ध हुआ कि पूरा विपक्ष जो है झूठ बोल रहा था। उसी तरह से विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर निर्वाचन आयोग ये एसआईआर कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है और विपक्ष ये झूठ बार बार बोल रहा है। ठीक है। और उसको झूठ बोलने का संवैधानिक अधिकार है। सुनील साजन झूठा है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। ये आरोप है कि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। लगातार झूठ बोल करके आप वोटर को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं, भ्रम में क्यों डाल रहे हैं? ये मतदाता सेवा पोर्टल है, इस पर इतनी क्लैरिटी है कि अगर किसी का नाम कट गया है, किसी के नाम में कोई त्रुटि है, किसी की डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है, तो वो इस पर जाकर के रिवीजन के लिए अपील कर सकता है। फिर आखिर कैसी धांधली, फिर आखिर धांधली की बात कह करके आप एक भ्रम क्यों फैलाना चाहते हैं? देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि झूठ कौन बोलता है, भ्रम कौन फैलाता है, अफवाहें कौन फैलाता है, ये देश के किसी आम नागरिक से अगर आप पूछ लेंगे, आपका कोई चैनल का पत्रकार साथी पूछ लेगा तो बता देगा। और एक ही बात बताएगा, भारतीय जनता पार्टी। मैं तथ्यों पे आ रहा हूं। देखिए एक बात आई कि लंपट है, चिरकुट है, ऐसा ये भी जनता बताती है। जनता बताती सपा वाले चोरकट है। हम बोलेंगे तो आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। अगर हम बोलेंगे कि आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे तो भाषा ठीक रखो, भाषा ठीक रखो, भाषा ठीक। देखो ऐसा है ना, देखो मैं एक चीज बताऊं, ये दूर बैठ के बोल सकते हो, सामने होते तो अब तक दांतें बाहर आ जाते, बत्ती से बाहर आ जाती, सामने होते तो बत्ती से बाहर आ जाती। खानदानी लंपट, खानदानी लुक्के। अच्छा ठीक है। बलात्कारी भाजपा में है और बलात्कारी आप दूसरे को बता रहे हो। अरे भाई सुनील साजन, आपने कहां से सर्वे करा लिया कि जनता भाजपा का ही नाम लेगी? ये आप लोग भी तो पिन चुबाने का काम करते हैं, प्रोवोक करने का काम करते हैं। अब बताइए, आप अपनी बात रखिए, सर्वे लेकर के आ गए अपना, आप अपना एक फर्जी सर्वे लेकर के आ गए। अरे प्रेम जी संयमित रहिए, सही ठीक। अरे ठीक है, अरे आपने, अरे ठीक है, हो गया ना, बार बार उस चीज को दोहराने से क्या? मैं पहली बार में आपत्ति जाहिर कर चुका हूँ। सुनील साजन बात पूरी कीजिए। इसलिए बोल पा रहे हो। अरे नजदीक आ जाएंगे, इतना मारेंगे ना, गिरा के तुम्हारी सारी निकल जाएगी चोरकटाई। अरे धमकी नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला, ये क्या नेशनल टेलीविजन पर आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी, मारपीट की धमकी। प्रेम शुक्ला, ये कहाँ के संस्कार हैं? ये कैसे संस्कार हैं? नहीं, ये गलत है। किस तरीके से कराई जाती है? नहीं, ये गलत है। ये सारे लफंगों को बुला लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है। शादाब चौहान, क्या ये शादाब चौहान क्या कर रहे हो? देखिए, राजनीति अपनी जगह, शादाब भाई, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मतदाता सेवा पोर्टल पर जाने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता मतदाता के लिए। उस मतदाता को कंफ्यूजन में क्यों डाल रही है विपक्षी पार्टियां? नहीं, कंफ्यूजन में डालने की बात नहीं। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बिहार के संबंध में बात की। बिहार में फाइनल रोल के बाद आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम ने, हमारी पार्टी ने
900 लोगों को एड ऑन कराया, और जब एसआईआर की प्रक्रिया की बात आई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बैरिस्टर ओवैसी साहब, अख्तर इमाम साहब ने मिलकर के चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके जो अपने कंसर्न थे उसी के बाद आधार को इंक्लूड किया गया था। हमने कहा कि प्रक्रिया तो होनी चाहिए, उससे समस्या नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में एक तो पारदर्शिता हो और आम जनमानस को दुविधा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। शायद प्रेम शुक्ला जी को इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं। पर्सनल सुनील साजन ने कर दिया कि आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड पर सर्वे कराइए, लोग कहेंगे सबसे बड़ी ठग पार्टी, फर्जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, वो पता नहीं कहां से अपना फर्जी सर्वे ले आए। वो भी कम नहीं, वो जो बोल रहे थे वो सबसे बड़े धोखेबाज है। वो भी उन्होंने तो इतना धोखा दिया है, उनके दौर में कितने दंगों का हाल, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में घोटाला, और अजीत सिंह ने कहा था, मरहूम अजीत सिंह ने, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा है, मतलब जिस गाड़ी पे लाल झंडा समझो कि अंदर सपा का गुंडा है। ये बात उन्होंने कहा था जी, क्योंकि जिस प्रकार से अराजकता उनकी सरकार में रही, मुसलमानों का दुरुपयोग करके उनको अपराधीकरण करने का षड्यंत्र रचा गया और मुसलमानों को धोखा दिया गया इनके द्वारा। इसीलिए अब एमआईएम एक विकल्प के तौर पर कार्य कर रही है कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। नेशनल टेलीविजन पे एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा अगर कोई इस्तेमाल करता है, मैं उसको कंडेम करता हूं। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं मतदाता सेवा पोर्टल की बात कर रहा हूं। इस पोर्टल पर जाने के बाद किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसमें मुझे मृत घोषित कर दिया गया है तो इस पर जाकर के मैं सुधार करवा सकता हूं। फिर आखिर क्यों लोकतंत्र की हत्या की बात, फिर आखिर क्यों अदालत में जाने की बात, इसकी नौबत क्यों आएगी? सर, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि मुझे बताना पड़ेगा मैं जिंदा हूं। हाँ। जो बीएलओज की जिम्मेदारी थी वो पूरा नहीं करेंगे, जो नौकरी पाते हैं इस काम के लिए, तनख्वाह पाते हैं, वो काम नहीं करेंगे। एक आम गरीब मजदूर वो ये साबित करेगा मैं जिंदा हूं सर, मैं विस्थापित नहीं हुआ हूं सर, ये जिम्मेदारी आप उस पर डाल दे रहे हैं। शांतनु गुप्ता, दो चीजें, ये जो 1 महीने की प्रक्रिया है इसमें दोनों है, बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे उन्होंने कहा कि आप भी जा सकते हैं और बीएलओ को भी कहा गया है कि जो आपकी अपनी लिस्ट है उसको आप वेरीफाई करें। जहां पे भी व्यक्ति ने फॉर्म वापस नहीं करा है, जहां पे वो गैर हाजिर जो कॉलम में लिखा गया, दोबारा चेक करें। देखिए, आपका सबसे जो अच्छा प्रश्न था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि खुद भी वो एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसको बाइकआउट भी नहीं कर रहे, उसको गाली भी देते रहे, क्योंकि ऐसा ईवीएम के साथ भी हुआ। लेकिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि हैक करके दिखाओ, तो कोई नहीं पहुंचा। बिहार के चुनाव में ऐसा हुआ कि एक आदमी लेके आओ जिसका जो आदमी जिंदा है, वैलिड है, लेकिन उसका नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन जब आप चुनाव हार जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे जनता को? बोलेंगे देखो मैं तो ईवीएम से हार गया, देखो मैं तो इलेक्टोरल लिस्ट से हार गया। तो ये एक बहाना बचा के रख रहे हैं कि वो बोलेंगे क्या। सुनील साजन जी की जवाब, उन्होंने कहा कि 18,000 उन्होंने वो भेजे, उसका इलेक्शन कमीशन जवाब दे चुका है। उन्होंने कहा कि 18,000 तो मिले ही नहीं, कभी मिले हैं 4,000, कुछ 3,990, और वो भी ईमेल में मिले हैं, स्कैन कॉपी। जो प्रक्रिया है उसमें आपको ओरिजिनल कॉपी देनी होती है, उन्होंने नहीं करेंगे। नहीं क्यों करेंगे? क्योंकि पता है वो तो वहाँ पर टाइम फिक्स हो जाएगी, और वहाँ पर टीवी में क्या बोलेंगे आके, टीवी में 18,000 बोलते रहेंगे। उन्होंने ईसीआई ने उनको रिप्लाई कर चुकी है कि आपने केवल 4,000 दिए हैं, वो भी ईमेल से स्कैन कॉपी दी है, एफिडेविट की स्कैन कॉपी नहीं चलती है, आपको ओरिजिनल देनी पड़ेगी। उसके लिए या तो अखिलेश यादव आलसी हैं या उनकी टैक्टिक है कि मेरा प्रवक्ता टीवी पर चिल्लाता रहेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में इतना झूठ नहीं बोलिए। एक बार प्रेम शुक्ला जी से मैं चाहूंगा कि प्रक्रिया बता दें, हमारे जितने दर्शक ये डिबेट देख रहे हैं। अगर आपका आरोप है कि विपक्ष उन्हें दिग्भ्रमित कर रहा है, भ्रम में डाल रहा है, तो ये पहला ड्राफ्ट आया है, इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो कैसे अपने एंड से या बीएलओ के एंड से रेक्टिफाई करके और रिजॉल्व करवाया जा सकता है? प्रेम शुक्ला। निश्चित तौर पर देखिए, आप बीएलओ के पास जाकर अगर किसी को भी लगता है कि उसके नाम में किसी तरह की गलती है, उम्र में गलती है, गलत तरीके से नाम कट गया है, तो दस्तावेजों के साथ अपने नाम को शामिल करा सकता है, नाम की त्रुटियों को दूर करा सकता है, उम्र संबंधी त्रुटियों को दूर करा सकता है, पते के संबंधी त्रुटियों को दूर करा सकता है, ताकि अंतिम सूची में जो है वह शुद्ध तरह से मतदाताओं का जो है मतदाता सूची तैयार हो सके। इसमें बीएलए के माध्यम से भी जा सकता है। आज भी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 55 लाख से अधिक बीएलए इस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो बीएलए के माध्यम से भी जाकर जो है लोग मतदाता सूची में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका परिमार्जन परिष्करण कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये ब्रीफ दिया। मैं जरूर ये चाहूंगा कि देखिए, सवाल उठाना हर किसी का अधिकार है और उस सवाल के जवाब से संतुष्ट होना ना होना ये उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है।
ये अभी पहला ड्राफ्ट आया है उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए। इसीलिए शायद ये एक आपको रिवीजन का मौका दिया गया है कि आप 6 फरवरी तक अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर कराने के लिए आप अपील कर सकते हैं, आप दरखास्त कर सकते हैं, आप मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर के उसे दुरुस्त करा सकते हैं। जब तक ये पूरा फाइनल नहीं हो जाता और उसके बाद अगर कोई त्रुटि सामने जब तक नहीं आती, और उसके लिए भी अदालतें बैठी हुई हैं, तो ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या है और इस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करना, ये मात्र एक राजनीतिक हथकंडा है जो विपक्षी पार्टियां अपना रही हैं। इसके सिवा ये और कुछ नहीं हो सकता। प्रावधान है, त्रुटि की गुंजाइश है और त्रुटि को दूर करने का भी प्रावधान है। हर चीज का प्रावधान है और अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिलता तो अदालत का आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये भी हमारे लोकतंत्र में प्रावधान है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फर्जी